ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं जब फ्री होऊंगा तो ईशा से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या उसके पास कोई आइडिया है। रुद्र ने रीना से फुसफुसाकर कहा। ठीक है, रीना ने सिर हिलाया। अब जब वे एक समझौते पर पहुंच गए थे तो रुद्र का यहां और रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो खड़ा हुआ और जाने लगा। रीना ने पहल करके रुद्र को कंपनी की बिल्डिंग से बाहर छोड़ा। जब वे दोनों कंपनी से बाहर निकले तो रुद्र ने अपनी टूट चुकी मर्सिडीज को देखा और रीना से कहा, मिस रीना, इस कार को टक्कर लग गई थी। जब तुम्हें समय मिले किसी से इसे ठीक करवा लेना, फिर इसे यही कंपनी में छोड़ देना। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आकर इसे ले लूंगा। ठीक है, रीना ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, और मुझे रिपेयर का खर्च भेजना याद रखना। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और फिर बात जारी रखी। आखिरकार साइशा के पास रुद्र का फेसबुक था। रुद्र को चिंता थी कि अगर साइशा नुकसान की भरपाई करने पर अड़ी रही तो वह जानता था कि उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, रीना ने फिर से सिर हिलाया। रुद्र सड़क किनारे गया और एक टैक्सी रुकी। वह घर जाकर ईशा से हेवंस क्लब के बारे में बात करने के लिए तैयार था। 1 घंटे बाद रुद्र ईशा के पसंदीदा स्नैक्स का एक बड़ा बैग लेकर घर लौटा। इस समय ईशा अभी भी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। कभी कभी रुद्र को उसके लिए अफसोस होता था। इस शहर में वो उसके अलावा किसी को नहीं जानती थी और उसकी कोई सामाजिक गतिविधियां नहीं थी। वह आमतौर पर क्लास जाने के अलावा घर पर टीवी देखती रहती थी। मिस मेहता थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद रुद्र ईशा के पास गया और फिर मुस्कुराते हुए आवाज दी। जब ईशा ने उसे सुना तो उसने मुड़कर उसे उदासीनता से देखा। फिर उसने रुद्र के हाथ में रखे स्नैक्स पर ध्यान दिया और मुंह फुलाकर कहा, तुमने ये सब मेरे लिए खरीदा है? हाँ, रुद्र ने जल्दी से सिर हिलाया। तुम बिना वजह ही मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे कोई काम है? ईशा ने एक नजर में ही रुद्र के असली इरादे को भांप लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं और तुमने मुझे कई बार बचाया है। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीद लूं तो इसमें क्या गलत है? रुद्र ने नाराजगी का ढोंग किया और चिल्लाया। ठीक है, ये नाटक बंद करो। अगर कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। मैं अभी तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं हूं। ईशा नहीं चाहती थी कि रुद्र उसके टीवी देखने में बाधा डाले, इसलिए उसने जल्दी से असल बात पर आने को कहा। ईशा को इतना सीधा देखकर वो थोड़ा असहज महसूस किया। फिर उसने धीरे से कहा, दरअसल मुझे एक छोटे से मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या है? ईशा ने उदासीनता से पूछा। मैंने सुना है कि एक हेवंस क्लब है जो खरीदार की तलाश में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका मालिक कौन है। क्या तुम अपने संबंधों का उपयोग करके जांच करने में मेरी मदद कर सकती हो? ईशा को इतना सीधा देखकर उसने और बकवास नहीं की और उसे सच्चाई बता दी। इसमें मुझे क्या फायदा होगा? ईशा ने उदासीनता से पूछा। निश्चित रूप से फायदे हैं। सेठी के लोग भी इस क्लब में बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि इस क्लब ने इतने सालों से बहुत सारे संबंध जमा किए हैं। जो कोई भी इस क्लब को हासिल करेगा वो इस क्लब के संबंधों को नियंत्रित करेगा, जो भविष्य में सेठी से निपटने में हमारे लिए बहुत मददगार होगा। रुद्र ने उत्साह से कहा। ईशा मुड़ी और रुद्र को घूर कर देखा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, चूंकि ये मामला सेठी से जुड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद के लिए पूछताछ करूंगी। ये तो बहुत बढ़िया है। ईशा को सहमत होते देख उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दौड़ी, क्योंकि वह ईशा की ताकत जानता था। जब तक वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती थी, वो निश्चित रूप से हेवंस क्लब के मालिक को ढूंढ पाएगा। लेकिन रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसे ईशा संभाल न पाए। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों में ईशा को कुछ भी पता नहीं चला। वह हेवंस क्लब के मालिक का नाम भी नहीं ढूंढ पाई। रुद्र निराश था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मामले से निपटना इतना मुश्किल होगा। ईशा, तुमने मेरे इतने सारे स्नैक्स खा लिए, लेकिन तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकी। रुद्र ने ईशा को देखा।
जो सोफे पर आराम से स्नैक्स खा रही थी, और लाचारी में चिल्लाया, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। क्या ये सिर्फ एक क्लब नहीं है? अगर ये नहीं मिल सकता तो भूल जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ईशा ने मुड़कर रुद्र को देखा और मुंह फुलाकर कहा, तुम क्या कह रही हो? ये क्लब बहुत जरूरी है, ठीक है? रुद्र ने लाचारी में कहा। ईशा एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से कहा, दरअसल अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हेवेंस क्लब के पीछे का मालिक कौन है, तो ये बहुत सरल है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे करने की हिम्मत करते हो या नहीं। तुम्हारे पास कोई तरीका है? रुद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और परेशान हाव भाव के साथ पूछा, इसे देखो। ईशा ने कॉफी टेबल पर रखी तस्वीरों की ओर इशारा किया। रुद्र एक पल के लिए झिझका, फिर उसने हाथ बढ़ाया और तस्वीरें उठाई। उसने महसूस किया कि वे सब एक महिला की चोरी छिपे ली गई थी। इस महिला की फिगर बहुत आकर्षक थी और दिखने में भी वो बहुत मोहक थी। वो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये तस्वीरें चोरी छिपे ली गई थी, इसलिए तस्वीरों को किसी भी तरह से एडिट नहीं किया गया था। फिर भी वो एक प्राकृतिक सुंदरी लग रही थी। ये महिला कौन है? रुद्र ने उलझन में ईशा से पूछा। यह महिला हेवेंस क्लब की जनरल मैनेजर वेनेसा है। मेरी जांच के अनुसार वो 5 से 6 साल से हेवेंस क्लब में काम कर रही है और शुरुआत से ही जनरल मैनेजर रही है। इसलिए हेवेंस क्लब के मालिक के साथ उसका संबंध साधारण नहीं होना चाहिए। तुम्हें केवल वेनेसा को अगवा करना होगा और फिर तुम उससे हेवेंस क्लब के मालिक के बारे में जानकारी निकाल सकते हो। ईशा ने शांत होकर कहा, अगवा? यह सुनकर रुद्र तुरंत हक्का बक्का रह गया। हाँ, ये सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है। ईशा ने सिर हिलाया। ईशा, क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगवा करना अवैध है? रुद्र ने माथे पर शिकन डालकर कहा, वो तुम हो, मैं नहीं। मैं लोगों को पहले ही मार चुकी हूं। मुझे इस बात का डर क्यों होगा? ईशा ने उदासीनता से कहा, वो तुम हो, मैं नहीं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा इस मामले का वेनेसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे अगवा क्यों करूं? रुद्र को लगा कि अगवा करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचने के बाद इसे खारिज कर दिया। जब तुम इतने नरम दिल हो तो तुम सेठी से कैसे निपटोगे? ईशा ने अपने होंठ दबाए और उदासीनता से कहा, सेठी से निपटने का मतलब ये नहीं है कि मुझे ऐसा घिनौना काम करना पड़े। रुद्र ने ईमानदारी से कहा। रुद्र की बातें सुनकर ईशा ने उसे घूरा और कुछ नहीं कहा। रुद्र मुड़ा और अपने कमरे की ओर चला गया। तभी रुद्र का फोन अचानक बज उठा। रुद्र ने फोन उठाया और एक नजर डाली। उसे लगा कि ये कोई अनजान नंबर है, फिर भी उसने कॉल उठा लिया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं साइशा बोल रही हूं, वही जिसने कुछ दिन पहले आपकी कार को टक्कर मारी थी। क्या आपको याद है? फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद सुहावनी आवाज आई। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया और जवाब दिया। साइशा ने जब रुद्र की कार को ठोका था तब से 3 दिन बीत चुके थे। रुद्र हाल ही में हेवेंस क्लब की जांच में लगा हुआ था और साइशा ने भी खुद से उससे संपर्क नहीं किया था, इसलिए वो तो इस बात को लगभग भूल ही चुका था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपकी कार ठीक हो गई? साइशा ने आगे पूछा। मुझे लगता है हो गई होगी, रुद्र ने जवाब दिया। तो आपको कितना खर्चा आया? मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए, खर्चा ज्यादा नहीं आया और वैसे भी उस दिन आपने जानबूझकर नहीं किया था। चलिए इस बात को यही भूल जाते हैं। रुद्र ने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, गलती मेरी थी, इसलिए मुझे आपको पैसे वापस करने ही होंगे और माफी जाहिर करने के लिए मैं आपको डिनर पर भी बुलाना चाहती हूं। क्यों ना हम मिले और इस बारे में बात करें? साइशा ने जल्दी से कहा। डिनर पर? रुद्र थोड़ा हिचकिचाया। क्या हुआ? मैं जैसी खूबसूरत लड़की आपको खुद से डिनर पर बुला रही है और आप मना कर रहे हैं। साइशा को लगा कि वो हिचकिचा रहा है, तो उसने असंतुष्ट लहजे में पूछा। नहीं नहीं, रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया और फिर बोला, ठीक है, तो समय और जगह आप तय कर लीजिए। मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा।
ठीक है। रुद्र के राजी होते ही साइशा ने फोन काट दिया। रुद्र ने फोन रखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखा। उसे हमेशा लगता था कि साइशा थोड़ी अजीब है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि क्या अजीब है। रुद्र को साइशा कोई साधारण महिला नहीं लग रही थी। जैसे ही रुद्र इन सवालों के बारे में सोच रहा था, उसे साइशा की तरफ से फेसबुक पर एक मैसेज आया। इसमें रेस्टोरेंट का लोकेशन और समय बताया गया था। रुद्र ने ज्यादा नहीं सोचा, ईशा को अलविदा कहा और घर से निकल गया। 1 घंटे से ज्यादा सफर के बाद रुद्र एक इटालियन रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा। रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा था। भले ही वो शानदार नहीं था, लेकिन लोगों को एक बहुत ही आरामदायक एहसास दे रहा था। नमस्ते सर, आप कितने लोग हैं? रिसेप्शनिस्ट खुद रुद्र के पास आई और मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी दोस्त आ गई होगी, रुद्र ने धीरे से जवाब दिया। क्या आप मिस सिंह के दोस्त हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। तो कृपया इस तरफ आइए। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से रुद्र को रास्ता दिखाने लगी। कुछ मिनटों बाद रुद्र रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे एक प्राइवेट रूम में पहुंचा। इस समय साइशा पहले से ही प्राइवेट रूम में बैठी थी। आज उसने सफेद रंग की स्ट्रेपलेस ड्रेस पहनी हुई थी और उसके काले बाल आराम से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। पिछली बार रुद्र ने साइशा को जैसे देखा था, ये उससे बिल्कुल अलग थी। इस बार वो बहुत ही नजाकतदार और शाही दिख रही थी। यहां तक कि उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता भी थी। हाय मिस्टर सिंघानिया, साइशा ने मुस्कुराते हुए रुद्र का अभिवादन किया। मिसिंग, मुझे मिस्टर सिंघानिया मत कहिए, बस रुद्र कहिए, रुद्र ने दबी आवाज में साइशा से कहा। ठीक है, तो मैं आपको रुद्र ही कहूंगी। साइशा ने सिर हिलाया और रुद्र को बैठने का इशारा किया। रुद्र सीधे साइशा के सामने बैठ गया। साइशा को उससे बात करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने सामने रखी चाय की केतली उठाई और उससे खेलने लगी। हालांकि रुद्र को चाय बनाने की कला के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब उसने साइशा को केतली से खेलते देखा तो वो खो गया। उसके हाथ की चाल बहुत ही ग्रेसफुल थी, जिससे रुद्र को शांति महसूस हो रही थी। रुद्र महसूस कर सकता था कि वह एक ऐसी इंसान थी जिसे चाय पीना बहुत पसंद था। रुद्र, क्या आप अक्सर चाय पीते हैं? साइशा ने उसके लिए चाय डालते हुए धीरे से पूछा। नहीं, रुद्र ने बिना सोचे सिर हिलाया और बोला। मुझे लगता है कि सभी चाय का स्वाद एक जैसा ही होता है। मुझे छाछ पसंद नहीं है। रुद्र की बात सुनकर साइशा हल्की सी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। रुद्र ने चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में सारी चाय पी गया। चाय इस तरह नहीं पीनी चाहिए। आपको चाय के अंदर की खुशबू को धीरे धीरे महसूस करना होता है। अगर आप इसे ऐसे पीते हैं तो यकीनन सभी चाय का स्वाद एक जैसा ही लगेगा। साइशा ने रुद्र को धीरे से समझाया। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर साइशा के बताए तरीके से चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। क्या सोचते हैं आप? साइशा ने रुद्र की तरफ देखा। अभी भी वैसा ही है, रुद्र ने लाचारी से कहा। रुद्र की बात सुनकर साइशा ने एक अजीब सी मोहक मुस्कान दी, जिससे रुद्र थोड़ा बेसुध हो गया। साइशा की मुस्कान बहुत कोमल और आकर्षक थी। रुद्र को लगा कि उसने पहले कभी इतनी सौम्य मुस्कान नहीं देखी थी। कुछ मिनट बाद वेटर ने व्यंजन परोसने शुरू कर दिए। साइशा और रुद्र खाते हुए बातें करने लगे। बातचीत के जरिए रुद्र को पता चला कि साइशा उससे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। हालांकि जब साइशा 6 साल की थी तब वह यूके चली गई थी और वहीं रहती थी। वो हाल ही में वापस लौटी थी। जहां तक और ज्यादा बारीक सवालों की बात है, रुद्र ने नहीं पूछा और साइशा ने भी कुछ नहीं बताया। इस इटालियन रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था, इसलिए रुद्र ने अपना ज्यादातर ध्यान खाने पर लगाया। साइशा खुद से पहल करके रुद्र से बातचीत करती रही। कुल मिलाकर रुद्र ने इस खाने को बहुत एंजॉय किया। रुद्र, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। रुद्र को लगभग खाते हुए देखकर साइशा ने अपना फोन निकाला और उसे पैसे ट्रांसफर करने चाहे। रुद्र ने हाथ से चॉपस्टिक्स नीचे रखे और धीरे से कहा, सच कहूं तो इसमें 10,000 रुपए से भी कम खर्चा आया था। आज आपने मुझे खाना खिलाया है,
इसलिए हमें इस पैसे को भूल जाना चाहिए। साइशा ने रुद्र की तरफ लापरवाही से देखा और धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। अगर भविष्य में आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जहां तक मेरी मदद हो सकेगी मैं यकीनन आपकी मदद करूंगी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और लाचारी से मुस्कुराया। उसने एक गहरी सांस ली, सोचते हुए कि साइशा उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो जो सबसे ज्यादा करना चाहता था वो था हेवेंस क्लब के बॉस को ढूंढना। लेकिन जब ईशा भी इसमें कुछ नहीं कर पाई तो साइशा, जो अभी विदेश से लौटी थी, वो यकीनन इस तरह की चीजों में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। भले ही वह यही सोच रहा था, फिर भी रुद्र ने सिर हिलाया और हाँ कह दिया। रुद्र और साइशा ने थोड़ी देर यूं ही बातें की, फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। ये देखकर कि रुद्र यहां टैक्सी से आया था, साइशा ने रुद्र को छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। रुद्र ने ध्यान दिया कि आज साइशा फेरारी चला रही थी, लेकिन वो उस दिन वाली फेरारी नहीं थी। इसलिए वो जानता था कि साइशा कोई साधारण महिला नहीं थी, वो यकीनन अमीर थी। रात के 9 बज रहे थे। रुद्र घर लौटा और ईशा के साथ हेवेंस क्लब के मामले पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, उसका फोन फिर से बजा। इस बार ये रीना का कॉल था। मिस रीना, क्या बात है? उसने कॉल उठाया और धीरे से पूछा। मिस्टर रुद्र, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हेवेंस क्लब की मालकिन कल शाम 6 बजे एक पार्टी रखने की योजना बना रही है, जहां वो हेवेंस क्लब के हस्तांतरण ट्रांसफर के मुद्दे की घोषणा करेंगी। रीना ने गंभीर स्वर में कहा। वे कल इसकी घोषणा कर रहे हैं? ये सुनकर उसकी आंखों में हैरानी दिखी। मुझे खास जानकारी नहीं है, लेकिन ये हेवेंस क्लब के हस्तांतरण के तरीके पर चर्चा करने या सीधे हस्तांतरण की घोषणा करने के बारे में हो सकता है। सब कुछ अभी भी अज्ञात है, उसने धीरे धीरे समझाया। क्या ये जानकारी सही है? उसने पूछा। बहुत से लोगों को ये खबर मिली है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया, उसने संक्षेप में जवाब दिया और फोन रख दिया। इस पल रुद्र का मिजाज अत्यंत उलझा हुआ था, क्योंकि उसने हेवेंस क्लब की मालकिन के इतनी जल्दी सामने आने की उम्मीद नहीं की थी। इसका मतलब यह भी था कि उसे तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिला। क्या हुआ? ईशा ने सिर घुमाया और उसकी तरफ देखकर धीरे से पूछा। कल शाम 6 बजे हेवेंस क्लब की मालकिन एक पार्टी रखेंगी। हो सकता है कि वे क्लब के हस्तांतरण के मुद्दे की घोषणा करें, उसने लाचारी से जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे लिए वनेसा को अगवा करने में बहुत देर हो सकती है, उसने उदासीनता से कहा। मैंने कब कहा कि मैं उसे अगवा करना चाहता हूं? उसने चिढ़कर चिल्लाया। आगे क्या करने की सोच रहे हो? उसने सहजता से पूछा। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि हेवेंस क्लब का हस्तांतरण शायद पहले ही तय हो चुका है। इसका मुझसे कोई खास लेना देना नहीं होगा, उसने लाचारी से जवाब दिया। क्या तुम कल शाम की पार्टी में जाना चाहते हो? ईशा ने पूछना जारी रखा। बेशक, मुझे जाना होगा। अगर पार्टी सीधे नतीजे की घोषणा नहीं कर रही है तो हो सकता है कि यह बोली के माध्यम से हो रहा हो। अगर यह वास्तव में बोली लगाना है तो मेरे पास एक अच्छा मौका है, रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया। फिर कहा, तुम बहुत सरल सोच रही हो। हेवेंस क्लब पैसा बनाने की मशीन है। अगर मालकिन वास्तव में पैसे के पीछे है तो उसे क्लब को हस्तांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा ने रुद्र को निर्ममता से मारा। तुम चीजों को बहुत सरल बना रहे हो। हेवेंस क्लब पैसा बनाने की मशीन है। अगर मालकिन वास्तव में पैसे के पीछे है तो उसके पास क्लब को हस्तांतरित करने का कोई कारण नहीं है। ये शब्द सुनकर उसकी आंखों में लाचारी दिखी। उसने धीमी आवाज में कहा, भले ही पैसा इसे हल न कर सके तो भी मैं ये क्लब आखिर में हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी जाकर देखना चाहता हूं। जब तक सेठी के लोगों को क्लब नहीं मिलता तब तक ठीक है। ईशा ने रुद्र की तरफ हल्की नजर डाली और अधिक कुछ नहीं कहा। हेवेंस क्लब की मालकिन द्वारा आयोजित पार्टी की खबर पलक झपकते ही अमरपुर शहर में फैल गई। लगभग प्रांत के सभी जाने माने बड़े बॉस को निमंत्रण मिले। आखिरकार उन सभी को इस क्लब में दिलचस्पी थी।
और ये पहला मौका था जब हेवेंस क्लब की मालकिन सार्वजनिक रूप से सामने आ रही थी। हर कोई उत्सुक था कि वो कौन है। कुछ लोग तो यह भी अंदाजा लगाने लगे कि आखिरकार हेवेंस क्लब किसे मिलेगा। जाहिर है, प्रांत के स्थानीय बड़े परिवारों से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी और इन परिवारों में से एक के सेठी से जुड़े होने की संभावना थी। रुद्र भी बहुत उत्सुक था कि ये क्लब किसके हाथ जाएगा। अगर वह सेठी का कोई आदमी नहीं होगा तो उस पर इसका असर कम होगा, लेकिन अगर वह सेठी का कोई आदमी हुआ तो मामला पेचीदा हो सकता था। अगले दिन शाम 4 बजे के बाद उसने एक महंगा पहनावा बदला और अकेला ही घर से निकल गया, ये मानते हुए कि ये एक उच्च स्तरीय पार्टी थी और वह एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। रुद्र ने अपनी दिखावट पर काफी ध्यान दिया। अगर क्लब का हस्तांतरण वास्तव में बोली के माध्यम से हुआ तो उसे अभी भी काफी उम्मीद थी। रीना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पार्टी हेवेंस क्लब के तहत हेवेंस कॉमर्स में आयोजित की जा रही थी। हेवेंस कॉमर्स खुद ही एक मशहूर जगह थी, इसलिए उसने एक टैक्सी बुलाई और हेवेंस कॉमर्स के स्थान पर पहुंचा। हेवेंस कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर आज भी भीड़ थी। दरवाजे पर तरह तरह की लग्जरी कारें खड़ी थी और लगभग प्रांत के सभी जाने माने बॉस पार्टी में शामिल होने आए थे। हेवेंस कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर लाल रंग की चीजों में सजी कई मेजबान खड़ी थी। उनका मुख्य काम मेहमानों का स्वागत करना और उन्हें उनके निर्धारित स्थानों पर ले जाना था। चूंकि मेहमानों का दर्जा अलग अलग था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। पार्टी औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले सभी मेहमानों को अपने निर्धारित रेस्टरूम में इंतजार करने के लिए कहा गया था। इस समय हेवेंस कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर 4 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड और एक काले सूट में मध्यम आयु का आदमी भी खड़ा था। चारों बॉडीगार्ड मार्शल आर्टिस्ट थे और उनकी ताकत साधारण नहीं थी। कार से निकलने के बाद रुद्र ने संक्षेप में आसपास का जायजा लिया और फिर एक शर्मनाक स्थिति को समझा। वो ये था कि हेवेंस कॉमर्स में प्रवेश करने वाला हर कोई स्वेच्छा से अपना निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर पेश कर रहा था। मध्यम आयु के आदमी द्वारा इसकी जांच करने और पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसे अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन उसे निमंत्रण पत्र के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो समझ नहीं पाया कि जब भी वह ऐसी पार्टियों में जाता था तो उसके पास निमंत्रण पत्र क्यों नहीं होता था। शायद यही फर्क होता है आम लोगों और तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के बीच। उच्च वर्ग के लोग चाहे कुछ भी करें, नियमों का पालन करते हैं। निमंत्रण पत्र दर्जे का प्रतीक था और यह भी सुनिश्चित करता था कि कोई अनचाहा व्यक्ति अंदर न घुस पाए। हालांकि वो तो बस एक आम आदमी था, उसने कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। वो जानता था कि वो निमंत्रण पत्र के बिना अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रीना का नंबर मिलाया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके पास निमंत्रण पत्र है। लेकिन उसकी निराशा के लिए उसे भी निमंत्रण पत्र नहीं मिला था। यह जानकर कि रीना के पास भी निमंत्रण पत्र नहीं था, रुद्र और ज्यादा गुस्सा हो गया। आखिरकार एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन देश की शीर्ष कंपनियों में से एक थी और उन्होंने उनके लिए निमंत्रण पत्र तक तैयार नहीं किया। फिर भी सभी आम बॉस को एक निमंत्रण पत्र मिला था। रुद्र समझ नहीं पाया कि हेवेंस कॉमर्स के लोग क्या सोच रहे थे। हालांकि उसने जल्दी ही एक संभावना सोची कि यह सेठी के किसी व्यक्ति का किया धरा हो सकता है। सेठी जानबूझकर अपने अधीनस्थों को पार्टी में शामिल होने से रोक रहा था। रुद्र ने अपने आसपास संक्षिप्त रूप से देखा और महसूस किया कि जब वो मुख्य द्वार से अंदर नहीं जा सकता तो उसे अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। चूंकि सेठी नहीं चाहता था कि वह अंदर आए, रुद्र ने तय कर लिया था कि वह जरूर अंदर जाएगा और पता लगाएगा कि माजरा क्या है। हेवेंस कॉमर्स के नीचे बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए वह जानता था कि अभी अंदर जाना आसानी से ध्यान आकर्षित कर सकता है। मुंबई के अमीर वारिस रुद्र के लिए पार्टी में शामिल होने के लिए दीवार फांद कर जाना, क्या ये एक मजाक नहीं होगा? अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वह सचमुच हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह इंतजार करेगा, जब कम लोग होंगे तभी दीवार फांदेगा। उन्होंने एक सुनसान जगह ढूंढी और चुपचाप इंतजार करने लगे। तब तक
उन्होंने हेवंस कॉमर्स में कई जाने पहचाने चेहरे प्रवेश करते हुए देख लिए थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनसे वो हस्टर्स क्लब में मिले थे। यहां तक कि अजय, तेजस्विनी, इंद्रसेन, राकेश, रवीना और मुंबई के अन्य पुराने दोस्त भी पहुंच चुके थे और उन सबके हाथों में निमंत्रण पत्र थे। लेकिन जिस चीज ने रुद्र को और भी ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि सोनिया एक जवान लड़के के साथ हेवंस क्लब में गई। वह जवान लड़का उसका अमीर बॉयफ्रेंड होना चाहिए। रुद्र ये नहीं समझ पा रहा था कि ये लोग इतनी दूर से इस पार्टी में क्यों आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अजय और बाकी सब भी हेवंस क्लब में बहुत दिलचस्पी रखते हों? जब वो इन सवालों पर विचार कर रहा था तभी एक काली बेंटली धीरे धीरे हेवंस कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, एक काले शाम के गाउन और ऊंची एड़ी के जूते पहनी हुई वैदेही मुखर्जी कार से बाहर निकली। आखिरकार वो न्यू टाउन की बिजनेस क्वीन थी, इसलिए जब वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो अनगिनत लोग उनके पास आए और उनका अभिवादन किया। वैदेही मुखर्जी की नजर कोने में खड़े रुद्र पर गई। हालांकि उन्हें देखने के बाद भी वो उनसे बात करने या ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आई। उन्होंने बस भीड़ से कुछ बातें की और फिर अपनी सेक्रेटरी के साथ ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हेवंस कॉमर्स के अंदर चली गई। जैसे ही वह इमारत में घुसी, प्रवेश द्वार पर एक और कार रुकी। कार से एक परिचित व्यक्ति बाहर निकला। वो था आर्थर। आर्थर आज सफेद सूट में था और अपने खूबसूरत चेहरे और लंबे कद के साथ वो बेहद आकर्षक लग रहा था। कार से उतरने के बाद उसने पीछे का दरवाजा खोला। कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्थर के पिता अंशुल बैनर्जी थे। रुद्र अच्छी तरह से जानता था कि हेवंस क्लब जैसे इतने फायदेमंद हिस्से को बैनर्जी परिवार, जो न्यू टाउन का एक प्रमुख स्थानीय परिवार था, ऐसे मौके को नहीं छोड़ेगा। अंशुल आर्थर के साथ हेवंस कॉमर्स में चले गए। उसके बाद धीरे धीरे और भी जाने पहचाने चेहरे हेवंस कॉमर्स में प्रवेश करने लगे। लेकिन जिस चीज ने रुद्र को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि बबीता भी हबीब के साथ आई थी। रुद्र ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस पार्टी का प्रभाव इतना जबरदस्त होगा। प्रांत के सभी जाने माने बॉस शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से कई तो सिर्फ तमाशा देखने आए थे और क्लब के लिए प्रतिस्पर्धा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। जो लोग सचमुच क्लब हासिल करना चाहते थे वे बस कुछ बड़े परिवार ही थे। रुद्र चुपचाप विचार करने लगा। अगर वह वैदेही मुखर्जी या लोधी परिवार को क्लब दिलाने में मदद कर पाता तो यह उसके लिए एक अच्छा विकल्प होता, लेकिन अगर बैनर्जी परिवार को क्लब मिल जाता तो चीजें पेचीदा हो सकती थी। आधा घंटा जल्दी से बीत गया। अब पार्टी के आधिकारिक रूप से शुरू होने में आधे घंटे से भी कम समय बचा था और ज्यादातर मेहमान पहले ही पहुंच चुके थे। अब बहुत कम मेहमान बाकी थे। एक पल झिझकने के बाद उसने हेवंस कॉमर्स में प्रवेश करने के लिए पीछे की दीवार फांदने का फैसला किया। वो हेवंस कॉमर्स की पीछे की दीवार तक गया। चूंकि सभी का ध्यान मुख्य प्रवेश द्वार पर था, इसलिए यहां शायद ही कोई इंसान था। दीवार लगभग 2 मीटर ऊंची थी, जिससे किसी साधारण व्यक्ति के लिए इसे फांदना असंभव था। लेकिन रुद्र के लिए यह कुछ भी नहीं था। 2 कदम पीछे हटकर वो दौड़कर छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। रुद्र, लेकिन उसी पल रुद्र के कानों में एक परिचित आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनकर वो खुद को रुकने से नहीं रोक पाया। उसे लगा कि आवाज बहुत परिचित है, लेकिन एक पल के लिए उसे याद नहीं आया कि उसने इसे पहले कहाँ सुना था। फिर एक हल्की खुशबू आई। रुद्र ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और सामने खड़ी व्यक्ति को देखा। ये कोई और नहीं बल्कि साइशा थी, जिसके साथ उन्होंने कल रात का खाना खाया था। वो उसे उत्सुकता से देखती हुई धीरे से पूछने लगी, रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने उसे लाचारी से देखा। वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था, इस डर से कि किसी जानने वाले से न मिल जाए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार वह एक परिचित से मिल ही जाएगा। साइशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उससे कुछ बेबसी से पूछा। उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, मैं बस यहां से गुजर रही थी। तुम बताओ। मुझे कुछ खास काम नहीं है।
मैं बस किसी का इंतजार कर रहा हूं। रुद्र ने अजीब तरह से सफाई दी। वो यकीनन ये नहीं बताएगा कि वो यहां पार्टी में शामिल होने आया था, लेकिन चूंकि उसे निमंत्रण पत्र नहीं मिला था, इसलिए वह केवल दीवार फांद कर ही जा सकता था। रुद्र को अपनी छवि की बहुत परवाह थी, खासकर साइशा जैसी खूबसूरत महिला के सामने। अगर वो सच बता देता तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। तुम यहां किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हो? उसने अपनी आंखें झपकाई और धीरे से रुद्र से पूछा। हाँ, मेरा दोस्त बस आने ही वाला है। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए। रुद्र के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जो थी साइशा को जल्दी से यहां से भेजना। आखिरकार पार्टी शुरू होने में आधे घंटे से भी कम समय बचा था। अगर वो साइशा की वजह से देर हो जाता और पार्टी छूट जाती तो आज की उसकी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाती। हम दोनों की यहां मिलना सच में कितना संयोग है। साइशा को रुद्र का इरादा समझ नहीं आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच में काफी संयोग है। रुद्र ने साइशा को देखते हुए धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, वैसे क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ काम है? तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। मेरा दोस्त शायद जल्दी ही आ जाएगा। मुझे असल में कोई जरूरी काम नहीं है। तुम अपने दोस्त के साथ कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? क्या मुझे भी साथ ले चलोगे? साइशा ने मुस्कुराते हुए चेहरे से पूछा। उसकी बातें सुनकर रुद्र पूरी तरह से घबरा गया। आखिरकार आज उसके पास जरूरी काम था और उसका यहां साइशा के साथ समय बर्बाद करने का कोई मूड नहीं था। मैं अभी हाल ही में देश लौटी हूं और यहां मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? थोड़ा घूम फिर लेंगे। वैसे तुम आगे कहाँ जाने की सोच रहे हो? साइशा ने बड़े प्यार से रुद्र से पूछा। देखो मिस साइशा, दरअसल मुझे आगे एक जरूरी काम निपटाना है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ चलना सही नहीं होगा। एक काम करते हैं, किसी और दिन मैं तुम्हें न्यू टाउन में अच्छी तरह घुमाऊंगा। कैसा रहेगा? रुद्र ने धीमी आवाज में साइशा से कहा। तुम्हारे साथ मेरा आना क्यों असुविधाजनक है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी बात सुनकर रुद्र को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। आखिरकार पार्टी शुरू होने वाली थी और अगर वह समय पर अंदर नहीं पहुंच पाया तो बाद में एंट्री लेना असंभव हो जाएगा। इसलिए रुद्र को यह मौका भुनाना था। जब आसपास ज्यादा लोग थे, वह चुपके से अंदर घुसना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, मिस साइशा, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं यहां पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास इनविटेशन नहीं है, इसलिए मुझे दीवार कूदनी पड़ेगी। जैसा कि तुम देख सकती हो, इतनी ऊंची दीवार अकेले मेरे लिए ही कूदना मुश्किल है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना काम देखो। तुम पार्टी में जा रहे हो? उसने रुद्र की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें बताती हूं, मुझे पार्टियों में जाना बहुत पसंद है और मैं तो डांस भी बहुत अच्छा करती हूं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें पार्टी के लिए एक डांस पार्टनर की जरूरत होगी, है ना? मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेली बहुत बोर हो रही हूं। तुम किस तरह के डांस की बात कर रही हो? रुद्र ने हताश होकर कहा और अपनी बात जारी रखी, मैं किसी खास वजह से पार्टी में जा रहा हूं, डांस करने के लिए नहीं। और वैसे भी तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? साइशा ने मुंह फुलाया और बोली, क्या तुम मुझसे कतरा रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी? उसने बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए नजाकत से रुद्र से पूछा। जब रुद्र ने उसका ये बर्ताव देखा तो उसे शक होने लगा कि क्या ये वही साइशा है जिससे वो कल मिला था। कल वह जो शालीनता और आत्मविश्वास से भरी थी, आज अचानक इतनी बचकानी क्यों लग रही है? औरतें वाकई नाटक करना जानती हैं। रुद्र के मन में यह बात आए बिना नहीं रही। उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला। वह जानता था कि अगर वह इसी तरह वक्त बर्बाद करता रहा तो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, रुद्र ने लाचारी में आ भरी और कहा, मैं यहां पार्टी में ही आया हूं, लेकिन मेरे पास इनविटेशन नहीं है, इसलिए मुझे दीवार कूदनी पड़ेगी। तुमने देखा ही है, ये ऊंची दीवार अकेले कूदना ही मेरे लिए मुश्किल है। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। दीवार कूदना। साइशा एक पल के लिए रुकी और फिर सिर हिलाया। तुम जरूर कोई चोर होगे, है ना? मैं चोर नहीं हूं, मैं बस पार्टी में आया हूं, उसने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हारे साथ दीवार कूदूंगी। मैंने पहले कभी दीवार नहीं कूदी और मुझे लगता है कि यह बहुत रोमांचक और मजेदार होगा, उसने एक खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा। दीवार कूदने में क्या मजा आता है? रुद्र ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। जो कुछ भी मैंने पहले नहीं किया है वो मेरे लिए मजेदार है। वैसे भी तुम्हें मुझे अंदर ले जाना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो मैं अधिकारियों को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। उसने मुंह फुलाकर धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने तुम्हारा किसी तरह से अपमान किया है? पहले तुमने मेरी कार ठोक दी और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दीवार कूदने में मदद करूं। तुम आखिर चाहती क्या हो? रुद्र ने पूरी तरह से हताश होकर साइशा से पूछा। अरे, जब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? रुद्र ने लाचार होकर आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, ये नहीं चलेगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं सुरक्षित अंदर पहुंचूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? रुद्र अविश्वास से साइशा को देखता है, अपनी भौहें सिकोड़ता है और कहता है, ठीक है, और वक्त बर्बाद मत करो। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। इतना कहकर रुद्र ने साइशा को दीवार कूदने में मदद की। वो नियमित रूप से योगा करती थी, इसलिए उसका शरीर काफी लचीला था और वो आसानी से दीवार कूद गई। दीवार कूदने के दौरान उनके शरीर का आपस में छूना अपरिहार्य था। रुद्र ने ध्यान दिया कि उसका फिगर सच में कमाल का था। उसे पार कराने के बाद रुद्र ने एक हल्की छलांग लगाई और आसानी से दीवार कूद गया। सुरक्षित उतरने के बाद उसने साइशा को साथ लेकर उस हॉल की ओर बढ़ने का इरादा किया जहां पार्टी हो रही थी। मगर कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि साइशा अभी भी उसी जगह खड़ी है और उसके पीछे नहीं आई है। सब ठीक है? क्या दीवार कूदते समय तुम्हारा टखना मुड़ गया? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए साइशा से पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। तो तुम आ क्यों नहीं रही हो? पार्टी शुरू होने वाली है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने अभी गलती से अपनी स्कर्ट फाड़ दी, इसलिए शायद मैं चल नहीं पाऊंगी, उसने लाचारी से रुद्र से कहा। रुद्र ने सहजता से उसकी स्कर्ट की ओर देखा और एक बड़ा चीरा देखा। उसकी गोरी और आकर्षक टांगे हल्के हल्के नजर आ रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि अंदर मत आओ, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे पीछे आ गई। अब मेरे पास तुम्हारे साथ उलझने का वक्त नहीं है। तुम यहीं इंतजार करो और पार्टी के बाद मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, रुद्र ने लाचार लहजे में कहा। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी, उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा। तो फिर अगर मैं यहीं रुका रहूंगा तो इससे समस्या हल नहीं होगी, उसने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर हम दोनों बाहर निकाल दिए जाएंगे, उसने मुंह फुलाकर धीरे से रुद्र से कहा। तुम आखिरकार क्या चाहती हो? रुद्र ने पूरी तरह से निराश होकर साइशा से पूछा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से रुद्र से कहा, मेरे पास एक समाधान है। क्या समाधान? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। ये जगह इतनी बड़ी है, इसके अंदर जरूर कोई महिलाओं का चेंजिंग रूम होगा। क्या तुम अंदर जाकर मेरे लिए एक स्कर्ट चुरा नहीं सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम चाहती हो कि मैं लेडीज लॉकर रूम से कपड़े चोरी करूं? रुद्र ने अविश्वास के साथ चिल्लाया। यह सबसे बेहतरीन तरीका है जो मुझे अभी सूझ रहा है। इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा और मुझे कपड़े भी मिल जाएंगे। जहां तक तुम क्या करना चाहते हो वो तुम्हारी समस्या है, साइशा ने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। मैं सचमुच तुमसे प्रभावित हूं। रुद्र का चेहरा एक हारे हुए इंसान जैसा लग रहा था। वो मुड़ा और हेवेंस कॉमर्स के अंदर चला गया। इमारत में घुसने के बाद रुद्र ने कर्मचारियों से कपड़े बदलने वाले कमरे की जगह पूछी। जब रुद्र महिलाओं के लॉकर रूम के पास पहुंचा तो वह हक्का बक्का रह गया।
लॉकर रूम में बहुत सारे लोग थे और लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अगर रुद्र ऐसे ही अंदर जाता तो उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता और एक छिछोरा करार दिया जाता। रुद्र वहां खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जल्दी करो और जाओ। प्रेसिडेंट वेनेसा ने कहा है कि आज एक बहुत जरूरी मेहमान आने वाला है। मैं समझ गई। ठीक इसी समय दो वेटर्स के बीच की बातचीत रुद्र के कानों में पड़ी। रुद्र को अचानक याद आया कि उसने पहले वेनेसा की तस्वीर देखी थी। वेनेसा एक बहुत खूबसूरत महिला थी। शायद उसके ऑफिस में कपड़े मिल जाए। इसके अलावा वेनेसा को इस समय मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए, इसलिए उसका ऑफिस में लौटना असंभव था। इसलिए रुद्र ने वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। रुद्र को उसका ऑफिस जल्दी मिल गया और उसने पाया कि उस पर ताला नहीं लगा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर कोई नहीं है, यह पुष्टि करने के बाद वो चुपके से ऑफिस में घुस गया। जब रुद्र ऑफिस में घुसा तो उसे तुरंत एक हल्की सी खुशबू आई। ये बहुत लुभावनी थी, शायद किसी तरह का परफ्यूम। इसके अलावा उसका ऑफिस बहुत शानदार ढंग से सजाया गया था। ऑफिस में एक विशाल डेस्क और एक चमड़े का सोफा था और सोफे के सामने एक कॉफी टेबल थी। रुद्र ने संक्षेप में जगह का निरीक्षण किया और एक कोने में एक दरवाजा पाया। वो उस ओर गया और धीरे से दरवाजा धकेल कर खोला। कमरे में घुसने के बाद रुद्र ने पाया कि यह वास्तव में एक बेडरूम था, जिसमें एक अलग बाथरूम था। बेडरूम में मेकअप टेबल पर तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन रखे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वेनेसा अपनी नौकरी के प्रति इतनी समर्पित होगी कि सीधे ऑफिस में ही रह रही है। रुद्र खुद को सोचने से नहीं रोक सका। फिर वो अलमारी की ओर बढ़ा। निश्चित रूप से अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे और ऐसा लग रहा था कि साइशा उन्हें पहन सकती थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और एक कपड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि इसी समय ऊंची हील के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी। जब रुद्र ने पैरों की आवाज सुनी तो उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वो महसूस कर सकता था कि पैरों की आवाज करीब आती जा रही है, इसलिए उसके पास अलमारी में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे और वे सब एक भीनी सी खुशबू छोड़ रहे थे जो असामान्य रूप से लुभावनी थी। हालांकि रुद्र का इन चीजों पर ध्यान देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे चिंता थी कि अगर उसे किसी और ने देख लिया तो ये सचमुच बहुत शर्मनाक होगा। रुद्र के पास शुरू से ही निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए वो पार्टी में शामिल होने के लिए चुपके से अंदर आया था। अब जब वो वेनेसा के ऑफिस में दिखाई दिया था तो अगर उसे पकड़ा गया तो उसे चोर जैसा ही माना जाएगा। उस समय भले ही रुद्र के पास 100 मुंह होते, वो खुद को साफ नहीं कर पाता। इस समय रुद्र मन ही मन साइशा को 10,000 बार कोस रहा था। अगर यह औरत न होती तो वह अब तक दावत के स्थान पर पहुंच चुका होता। कुछ ही देर में पैरों की आवाज और करीब आ गई। यह व्यक्ति वास्तव में सीधे बेडरूम की ओर आ रहा था। रुद्र अलमारी के गैप से देख सकता था कि जो व्यक्ति आ रहा है वह एक महिला होनी चाहिए और यह महिला हेवेंस क्लब की जनरल मैनेजर वेनेसा थी। इस समय वेनेसा का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वह जब बहुत सीधी थी। वो अभी पार्टी में मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी, लेकिन गलती से उस पर केक गिर गया था। चाहे कुछ भी हो, वेनेसा आज की पार्टी की मुख्य मेजबान थी। वो आज ज्यादातर मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी संभाल रही थी, इसलिए वो इस तरह से उनकी खातिरदारी नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से वेनेसा के कपड़े उसके ऑफिस में ही थे। उसने मेहमानों को संक्षेप में ग्रीट किया और फिर अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर आने की योजना बनाई। हालांकि जब उसने बेडरूम में प्रवेश किया तो वेनेसा की आंखों में उलझन की एक झलक दिखी। भले ही उसने अपने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था, लेकिन वह आम तौर पर उसे बंद रखती थी। हालांकि जब वह अभी अंदर आई तो उसने महसूस किया कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वेनेसा को लगा कि शायद वह जाते समय इसे बंद करना भूल गई थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। आखिरकार यहां की सुरक्षा बहुत सख्त थी। कोई भी उसके ऑफिस में घुस नहीं सकता था। हालांकि वेनेसा शायद ये भूल गई थी कि आज सभी सुरक्षा गार्ड नीचे थे।
ऊपर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे। वेनेसा बिस्तर पर बैठ गई और धीरे से अपनी कनपटी को सहलाने लगी। भले ही वह शराब को संभाल सकती थी, लेकिन आज ग्राहक बहुत ज्यादा थे, इसलिए वेनेसा ने भी अभी काफी रेड वाइन पी थी। अब उसे सिरदर्द होना स्वाभाविक था और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मोहक लाली थी। कुछ ही देर बाद वेनेसा उठी और अलमारी की ओर बढ़ी। एक नए सेट के कपड़े ढूंढने के लिए उसे खोलने को तैयार थी और रुद्र ने वेनेसा को पास आते देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह जानता था कि वेनेसा अब अलमारी खोल सकती है। रुद्र जल्दी से एक कोट के पीछे छिप गया। यह पोशाक बहुत बड़ी थी और अब गर्मियों का मौसम था, इसलिए रुद्र को लगा कि वेनेसा को यह पोशाक नहीं लेनी चाहिए। रुद्र का शरीर पहले से ही पतला और कमजोर था, इसलिए कोट खुद को पूरी तरह से छिपाने के लिए काफी बड़ा था। रुद्र ने अपनी सांस रोकी। उसके चेहरे पर असामान्य रूप से घबराहट थी। कुछ सेकंड बाद वेनेसा ने अलमारी का दरवाजा खोला। रुद्र वेनेसा को अपने सामने खड़ा देख सकता था, लेकिन वेनेसा ने अलमारी में रुद्र को नहीं देखा। वेनेसा ने गंभीरता से अपने कपड़े चुनना शुरू कर दिया। आखिरकार आज की पार्टी बहुत जरूरी थी, इसलिए वेनेसा अपने पहनावे को लेकर बहुत सख्त थी। रुद्र ने गैप से देखा कि उसके सामने खड़ी महिला वही वेनेसा थी जो फोटो में थी। वो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसका फिगर और भी ज्यादा आकर्षक था। लेकिन जो बात रुद्र समझ नहीं पाया वो ये थी कि वेनेसा को तो नीचे मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए। वो अचानक कपड़े चुनने के लिए ऑफिस क्यों लौट आई? जैसे ही रुद्र उलझन में था, तभी अचानक उसकी नजर वेनेसा के कॉलर पर पड़े दाग पर गई। क्या यह महिला कपड़े बदलने वापस आई है? अचानक रुद्र के दिमाग में यह ख्याल आया और वो वहीं हक्का बक्का रह गया। अगर वेनेसा बेडरूम में कपड़े बदलने की योजना बना रही थी, तो क्या वो उसे नहीं देख पाएगा? रुद्र के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। यह बिल्कुल वैसी स्थिति थी जब पिछली बार ईशा ने कपड़े बदले थे। रुद्र के दिल की धड़कन साफ तौर पर तेज हो गई थी। कुछ सेकंड बाद रुद्र को कपड़ों के आपस में रगड़ने की आवाज सुनाई दी। हालांकि रुद्र ने पूरी कोशिश की कि वह न देखे, पर उसकी आंखें बिल्कुल बेकाबू हो गई। आखिरकार उसने अपनी नजर वेनेसा पर जमा ही दी। वेनेसा ने धीरे धीरे अपनी काली इवनिंग ड्रेस उतारी। उसकी गोरी त्वचा तुरंत रुद्र की आंखों के सामने आ गई। वेनेसा का फिगर बहुत अच्छा था, इसे परफेक्ट भी कहा जा सकता था। लंबी और गोली टांगे, सुडौल वक्ष, पतली कमर। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर एक अनूठा आकर्षण बिखेर रहा है। और तो और वेनेसा लगभग 30 साल की होगी। जाहिर है ये एक महिला की सबसे उत्तम उम्र थी, जिसमें परिपक्वता और जवानी का बेहतरीन मेल था। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें हटाने की पूरी कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। शुरू में तो वो बस कुछ कपड़े चुराना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक खूबसूरत महिला को कपड़े बदलते हुए देखने का मौका मिलेगा। खुशकिस्मती से वेनेसा ने अपनी ब्रांड न बदलने का फैसला किया था, नहीं तो रुद्र शायद खुद पर काबू नहीं रख पाता। कुछ सेकंड बाद वेनेसा ने स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस पहन ली।